स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान सामने आया। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजना शुरू करने की बात पीएम मोदी ने कही है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू। योजना से युवाओं को रोजगार मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा इसमें 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी के द्वारा किया गया है और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने किया। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ की योजना की शुरुआत आज से हुई। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है आज से। पीएम मोदी ने कहा आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ मयंक चौबे जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और आईटीवी नेटवर्क के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया स्वदेशी हथियार निर्माण को लेकर, और अगर भारत की आत्मनिर्भरता को देखा जाए रक्षा क्षेत्र में, तो भारत लगातार प्रगति कर रहा है और 2014 के मुकाबले आज के समय में हमने 87% का इजाफा किया। एक बड़ी कह सकते हैं कि ये पूरी यात्रा रही है भारत की रक्षा क्षेत्र में। अभिषेक जी, ये सही बात है। 15 वर्ष पहले मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन नाम नहीं लूंगा, भारत में बनी राइफल का केवल जिसे कहते हैं टेस्ट किया जाए, उसकी भी अनुमति देने में दिल्ली के पास जो एरिया है, जो आप जानते हो, फरीदाबाद की तरफ जब जाते हैं, वो नहीं दी जाए क्योंकि कई बाहर से राइफल खरीदे। इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट भारत सरकार में और जो भी एजेंसियां थी वो काम करती थी कि भारत से बाहर से लिया जाए। आज मैंने इसलिए कहा कि मैं खुद उन जो इसके निर्माता उनमें जुड़े हुए थे उन्होंने मुझे जानकारी दी, इसलिए मैं व्यक्तिगत और अधिकृत जानकारी बता रहा हूं। तो भारत में उससे एक माहौल बदला, दलालों को खत्म किया गया, विदेशी आयात पर निर्भरता के बजाय अभी भी जो उन्होंने आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी में हो, युवा हो, प्रोफेशनल्स हो, साइंटिस्ट हो। आपने देखा हर किसी अंतरिक्ष अभियान के लिए या किसी अभियान का जब वैज्ञानिक होता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं। सेना के अधिकारियों से भारत में अब तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पहले कई वर्षों तक विचार होता रहा, लेकिन अब तीनों अंग कैसे साथ में काम कर सके, उनकी क्या आवश्यकता है। एक समय था जब उसको बेल्ट या वर्दी मिलने या उनको जूते की कमी हो जाती थी। आज यह है कि आज इस तरह की किसी कमी की कोई शिकायत नहीं आती है, इसलिए कि सेना को सक्षम बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर, और उनकी जिम्मेदारी ऐसे संकट के समय या आतंकवाद से निपटने के लिए या किसी सहायता के लिए, इस तरह से जो योजनाएं हैं। इसके साथ एक बात और मैं जोड़ूंगा जो सीमा से जुड़ी हुई है, जो अभी तक हम चर्चा में नहीं कह पाए। डेमोग्राफी जो चेंज करने के षड्यंत्र, उसको अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, और भारत में भी कुछ ऐसे जयचंद हैं, जिसको कह सकते हैं गद्दार हैं, जो घुसपैठियों को यहाँ प्रवेश दे करके भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं होने देंगे, और इसके लिए एक अलग मिशन डेमोक्रेटिक उसको संभालने के लिए कि वो ऐसे घुसपैठिए भारत में घुस करके यहाँ के लोगों का अनाज, दाना, पानी उसको छीनने का, एक तरह से उनको भी मिलता ही है। यदि कोई भारत में घुसेगा, रहेगा, तो वही हमारे हक को भी छीनेगा। ये भी एक बड़ा ऐलान। जैसे परमाणु का जवाब हमारे पास सुदर्शन चक्र की तरह से हथियार हैं और रहेंगे। आप देखिए रूस के साथ बात हमारी हुई है, चीन के साथ संबंधों को सामान्य अभी जा रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं इस शंघाई संगठन की बैठक के लिए। तो भारत अब किसी को दुश्मन नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा है।
ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भरता, समृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार हो या महिलाएं, 2 करोड़ लखपति दीदी कोई कल्पना कर सकता था? और मैंने खुद, आपने भी यदि देखा हो, दिल्ली, नोएडा या देश के कई हिस्सों में आदिवासियों के लिए भी जब मेले ऐसे लगे, उसमें वो लखपति दीदी बाकायदा बोर्ड लगा बने, अपना चिन्ह लगाकर उनके आगे स्टॉल पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता में आदिवासियों को जोड़ना, देश के लोगों को जोड़ना और उन सबको सक्षम बनाना, यही एक लक्ष्य प्रधानमंत्री का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने जिस तरीके से जिक्र किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि लगातार हम अपने लक्ष्यों को हासिल भी कर रहे हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें मेरे साथ। पीएम मोदी ने कहा कि आज 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम शुरू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है और इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को सरकार की ओर से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। जो कंपनियां अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी हथियार निर्माण का जिक्र किया, जिसमें सेमीकंडक्टर, जेट इंजन का जिक्र किया, अगर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देखा जाए तो इस लिहाज से कितने साल में इसका असर हमें जमीनी स्तर पर और बेहतर देखने को मिलेगा? अभिषेक जी, जैसे कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जी, हमने स्वनिर्मित हथियार और साजो सामान का भरपूर प्रयोग किया था। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि दुश्मन को खबर ही नहीं लगी कि हमारे पास में क्या क्या चीज है और हम किस किस का कैसे कैसे कब कब प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत जरूरी बात थी और हम निरंतर इस ओर अग्रसर हैं। जैसे कि आलोक जी पहले बता भी रहे थे, राइफल के क्षेत्र में अब हमारी स्वनिर्मित स्वचलित राइफल जो है वो हमारी सेना को प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था सुदर्शन चक्र मिशन का, जो कि आगे जाकर जाएगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि दिन पर दिन हम जो है आत्मनिर्भरता और सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी तीव्रता से अग्रसर है। तो इसके लिए मैं कुछ समय सीमा नहीं बांधूंगा, ये निरंतर प्रयास है। एक समय हम आयात करते थे हथियारों का, आज हम केवल 20% से भी कम आयात कर रहे हैं। तो ये रोज हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। तो मैं कोई सीमा तय नहीं कर पाऊंगा इस समय कि हम कब तक इसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे, परंतु शीघ्र अतिशीघ्र हम जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना लोहा मनवा लेंगे। जी ठीक है। मयंक जी, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच स्पेस सेक्टर को लेकर कहते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, वो अपने दर्शकों को एक बार बता दें। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा है, और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में भारत आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए,
मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से पीएम मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया, हर क्षेत्र का जिक्र पीएम मोदी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। 103 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बोलते नजर आए। पीएम मोदी ने देश के हर हिस्से को लेकर बात की, हर सेक्टर को लेकर बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से भारत जो है वो लगातार प्रगति कर रहा है, किस तरीके से नए आयामों पर पहुंच रहा है और जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को भारत किस तरीके से हासिल कर रहा है तमाम योजनाओं के माध्यम से, उस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया। ड्रोन दीदी का जिक्र पीएम मोदी ने किया, लखपति दीदी का जिक्र पीएम मोदी ने किया कि करीब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट जो है वो रखा गया था और पीएम मोदी ने यह भी कहा आश्चर्य के साथ कि 2 करोड़ का जो टारगेट है वो हमने अभी से पा लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र का जिक्र किया कि कैसे रक्षा के क्षेत्र में भारत नए आयामों को छू रहा है और वहीं दूसरी ओर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ जिस तरीके से कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस विषय पर उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ आर.के. भार्गव जो जुड़े हैं पूर्व डीआईजी हैं बीएसएफ के और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जो है वो भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मयंक जी मैं आपका ही रुख करूंगा और जिस तरीके से लगातार मयंक जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को हमने सुना, रक्षा क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी ने विशेष जोर दिया, ऑपरेशन सिंदूर का पीएम मोदी ने विशेष तौर पर जिक्र किया और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कड़ा संदेश दिया। जी अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने अपना जो भाषण था शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं को नमन करते हुए। दूसरी बार उन्होंने जिक्र किया था कि खून और पानी जो है वो साथ साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल संधि के बारे में उनका कहना था। आपको ध्यान होगा जनरल आसिम मुनीर जो थे इस समय टैंपा में भाषण दे रहे थे और उन्होंने इन चीजों का जिक्र भी किया था। तीसरी चीज उन्होंने बात कही थी कि न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो नहीं चलेगा। इस बात का जिक्र भी जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर किया था। एक तरीके से उन्होंने आसिम मुनीर के जो भाषण को सिरे से खारिज कर दिया। जो वो दुनिया में डर पैदा करना चाह रहे थे, आज कतिपय मोदी जी ने उस डर को सिरे से खारिज कर दिया, लोगों के डर मन से उस डर को बाहर निकाल दिया। उन्होंने आगे जिक्र किया था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का। सेमीकंडक्टर का रोल आपको पता है किस प्रकार से सैन्य क्षेत्र में किया जा सकता है। तीसरी चीज उन्होंने बात ये कही थी कि जेट इंजन जो है हमारे देश के फाइटर्स के लिए हम तैयार करेंगे। उन्होंने केवल एक लाइन में उसका जिक्र छेड़ा और फिर वो आगे बढ़ गए थे। आगे उन्होंने बात की थी आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर एनर्जी में वो प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट करेंगे। तो न्यूक्लियर सेक्टर नेचुरली वो सैन्य क्षेत्र से अछूता नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये भी उसको छूता है। इसके बाद में जब उन्होंने प्रण लिया, अब इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री जो थे केवल योजनाओं को बता रहे थे, योजनाएं क्या चल रही हैं, क्या है आने वाली, परंतु उन्होंने अपने आप को इन योजनाओं में शामिल करते हुए स्वयं प्रण लिया कि सुदर्शन चक्र मिशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे और 2035 तक उसको पूर्ण कर दिखाएंगे। उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि किस प्रकार से ये सुदर्शन मिशन चलेगा। यहां पर मैं डेमोग्राफिक चेंज की बात भी करूंगा क्योंकि वो भी सुरक्षा का विषय बन जाता है। उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती इलाकों में भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वो हमारे देश में किस प्रकार से हमारे लिए घातक है उसका भी जिक्र किया था। तो प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो डेवलपमेंट के साथ साथ, प्रोग्रेस के साथ साथ सुरक्षा की ओर भी इंगित कर रहा था और सब लोगों को इस ओर खींच रहा था कि हाँ ये भी चीज हमको ध्यान देनी है। और जिस बात का जिक्र जनरल बिपिन रावत ने किया था 2.5 फ्रंट वॉरफेयर का, तो उन्होंने हमारा ध्यान उस 0.5 वॉरफेयर की ओर भी इंगित किया। ऐसा अभिषेक मुझे जान पड़ता है। के लिए और इसी के साथ जिस तरीके से तमाम सांसदों के द्वारा बधाई स्वतंत्रता दिवस की दी गई है, किस तरीके से देश को उन्होंने बधाई दी, सुनिए आप। मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो 79th स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। स्वीकार करिए, तिरंगे को
सैल्यूट भी करिए और तिरंगे के भाव को हृदय में भी उतारिए। तिरंगे के सम्मान में हम सभी का सम्मान है, तिरंगे के विकास में हम सबका विकास है, उसके शौर्य में हम सबका शौर्य है। और मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसको केवल 15 अगस्त तक हम लोग सीमित ना करें। हम सबका भाव होना चाहिए, मेरे देश की शान तिरंगा ये हर घर में लहराए, हर बालकनी में सोहे, हर छत पे ये फहराए। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, क्योंकि उस तिरंगे से हमें देश के लिए कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो वो प्रेरणा मिले, ऐसा मैं इंडिया न्यूज़ के मार्फत सबसे प्रार्थना। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा देश बहुत प्रगति के रास्ते पर है और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास जो हुआ है और आगे हम लोगों को जो भी करना है और चुनौतियां जो है उसका मुकाबला करने के लिए सभी देशवासी एकजुट रहकर एक तिरंगे के नीचे हम सब लोग एक होकर हमारे भारत की शान बढ़ाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे सभी देशवासियों के लिए एक गौरव का दिन है और जिस प्रकार से भारत आज सर्वोपरि बना है, शिरोमणि बना है, उसकी भी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। हम स्मरण कराते हैं कि ये दिन हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमें आत्मबल को बढ़ाने वाला है। बहुत बधाई सभी को इसकी स्वतंत्रता दिवस की। सभी देशवासियों को और इंडिया न्यूज़ को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकासशील से विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम, विश्वास से भरे, खुशहाली, ऊर्जा और शांति से बढ़ते हुए कदम, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के मौके पर मैं यही कहूँगा कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम लोग मिलकर के मनाते हैं। ये किसी धार्मिक नहीं, हमारे देश का त्यौहार है और हम सब लोगों को मिलकर के इस खुशी का इजहार करना भी चाहिए। मैं तो कहूँगा इंडिया न्यूज़ एक बहुत उत्तम न्यूज़ चैनल है। इनके जो रीजनल चैनल्स भी बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल रिसीव्ड बाय द पीपल। और मैं आपको 15 अगस्त के दिन शुभकामना देता हूं कि आप इसी प्रकार से लोगों की मदद करें, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन दें और एक वैसा न्यूज़ चैनल बनते रहें जिससे कि लगे कि देश की अखंडता, एकता, विद्वत्ता और सबसे बड़ी निष्पक्षता से न्यूज़ लोगों तक पहुंचे। आपके चैनल के दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की सारी शुभकामना देता हूं और हमारा देश जिस ढंग से विकास कर रहा है, जिस ढंग से हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं दिनानुदिन, तो हमारी शुभकामना अपने देशवासियों के लिए है कि इसी ढंग से हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, देश हमारा मजबूत होता रहे। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जो स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया, जो त्याग दिया और जिस भारत का सपना उन्होंने देखा था, उसको हम सब देशवासियों को मिलकर पूरा करना चाहिए। मैं हृदय से पहले 15 अगस्त की इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। इंडिया न्यूज़ लगातार अपने प्रयासों से जाना जाता है, अपने कार्यों से जाना जाता है, अपने न्यूज़ों से जाना जाता है। हर नए और अच्छे न्यूज़ जो देश हित में हो, समाज हित में, उसको इंडिया न्यूज़ हमेशा प्रकाशित करने में अपनी एक अलग पहचान बनाकर खड़ी है। इसलिए मैं 15 अगस्त के अवसर पर इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर, उनके MD, उनके सभी जो संवाददाता हैं, उस सब को मैं हृदय से बधाई, धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही वह भारत की सेवा करते रहें, भारत में जो पहचान है और मजबूत करते रहें। मैं इंडिया न्यूज़ को फिर से बधाई और धन्यवाद करता हूं 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं उन तमाम लोगों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है और ये स्वतंत्रता कायम रहे, स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और हम अपने मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को भी याद करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, भाईचारा मजबूत करें और देश की एकता अखंडता को मजबूत रखें।
तो हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। माथुर साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चुनौती, चेतावनी पाकिस्तान को दी है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके तमाम दर्शकों को, भारत के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनलों में से एक इंडिया न्यूज को अपने तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में ये प्यारा तिरंगा हमारा। आप इस बात को, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत आज कहां पर पहुंचा हुआ है, और भारत को वहां पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ देश के लिए, देश की तरक्की में काम किया है, उसके लिए, उसकी मैं सबको मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। अब आप देखिए कि आजादी का मिलने का अर्थ ये नहीं होता कि हम जो जिस प्रकार से काम करते चले जा रहे हैं वो हर चीज वही हो। आजादी की कीमत पहचानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है। स्वतंत्रता देने में, लेने में बहुत लोगों ने अपने अपने बहुत बलिदान दिए हैं, और उसके बाद उसको कायम रखने में, उसको बनाए रखने में सन 47 से लेके आज तक किस प्रकार से हर तरह के लोगों ने अपना जो इसमें योगदान दिया है, जिस प्रकार से अपने बलिदान दिए हैं, उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को जिन्होंने राष्ट्र के लिए प्रगति की पथ पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। अब जहां तक प्रश्न भारतवर्ष का है, आज भारतवर्ष दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर, मैं यूं कहूंगा, बन करके उभर करके सामने आया है, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोई किसी भी प्रकार का दबाव आज भारतवर्ष नहीं ले रहा। उसकी वजह हमारा एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल विल है। अब मैं आपको बताता हूं, जब ऑप सिंदूर होने वाला था, ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, तो उसके पहले 22 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की सेनाओं में खौफ था। इसलिए जो उनका रिएक्शन था वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन था, बहुत डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन था, और उसकी वजह सिर्फ दो थी, और वो दो वजह थी भारत का एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, जो कि एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में झिझकेगा नहीं, वो पॉलिटिकल विल। और उस पॉलिटिकल विल का मुजाहरा देते हुए हमने उनके हृदय पंजाब में जाकर के हमला किया। पाकिस्तान को अगर समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो पूरी शक्ति है, जैसे तोता होता था राक्षसों का, उसकी पूरी शक्ति पाकिस्तान के पंजाब में निहित है, और कभी तक पंजाब में इस प्रकार के अटैक्स नहीं हुए थे। इस बार हमने बहावलपुर, लाहौर, मुरीद के सब जगह उनको चोट पहुंचाई है। ये दूसरा, भारत की तकनीकी, भारत का विज्ञान, भारत का कि जिस प्रकार से इंडिजनाइजेशन करके हमने अपने वेपन सिस्टम्स को तैयार किया, उनको जिस प्रकार से इंटीग्रेट किया, तो पॉलिटिकल विल और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, इन दो से, और यही दो चीजें हैं जो कि भारत को आज इस दुनिया के अंदर एक अलग थलग खड़ा कर रही हैं। यही भारत की ताकत है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो जुलाई में रूस जाता है, अगस्त में कीव जाता है, यूक्रेन जाता है, सितंबर में फ्रांस से कुछ लेता है। ये ताकत जो है वो कहीं नहीं है। ग्लोबल साउथ का भारत लीडर बना हुआ है। भारत के पास पूरी दुनिया भारत के ऊपर नजर बना करके बिल्कुल बात होता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत एक ग्लोबल पावर बनता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। भार्गव जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का क्या असर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पड़ता नजर आता है आपको? देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले की जो घटना थी, जो पहलगाम में हुई, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने उस समय बंदूक उठा करके जिस समय ट्रिगर दबाया होगा, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो ये जो गोली फायर कर रहे हैं, इसका भविष्य में कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा या क्या इसका अंजाम होगा जी। अब वो अंजाम देखिए, उसी अंजाम से ऑपरेशन सिंदूर निकला। ऑपरेशन सिंदूर के आने के साथ ही साथ लोगों ने भारत की ताकत को पहचाना, और आज हाल ये है कि भारत को खाली मिलिट्री पावर की तरह से नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक पावर की तरह से भी देखा जाता है। रहा सवाल जो आपने पूछा
कि सीमा के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। तो देखिए, जब कोई भी दुश्मन हो, अगर वो अपने से ताकतवर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो पहले 10 बार सोचता है कि मैंने अगर हमला किया तो मुझे लौट करके क्या जवाब मिलेगा। आज सीमा पर वही हाल है। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जो एलसी थी, उसके ऊपर पाकिस्तान साइड में बड़ी भगदड़ सी थी, हड़बड़ाहट थी। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान उनके ऊपर क्या कर सकता है और उसका उनको बचाव क्या होना चाहिए। आज जी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका जो असर है पाकिस्तान के ऊपर, वो अभी अगले, चाहे वहां मुनीर अमेरिका में बैठ के कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगले 4-5 साल तक वो खौफ उनके ऊपर बना रहेगा। मुनीर भी एक, मैं कहता हूं कि आधा पागल टाइप का आदमी है। उसे पता होना चाहिए कि वहां पाकिस्तान किस जगह पर है और हिंदुस्तान की आज की तारीख में क्या पोजीशन है। उसको इस तरह के स्टेटमेंट एक तीसरे देश में जाकर के नहीं देने चाहिए थे, पर दिए, कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। लेकिन सीधी बात यह है कि जो पाकिस्तान के वहां पर अभी जो बाकी सेना है जो इस समय सीमा पर मौजूद है, उनके हौसले में वो चीज नहीं रही जो शायद आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कहीं रहती होगी। बिल्कुल। आज की तारीख में वो दबे हुए हैं, आज की तारीख में वो सहमे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, अभी देखिए एक चीज बिल्कुल ठीक है सर आपने कि पाकिस्तान इस वक्त डरा सहमा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकियां भारत को देता है। राघव जी मैं आपका रुख करूंगा। गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने नहीं दी, मैं ये समझता हूं कि ये गीदड़ भभकी उसको दिलवाई गई है जी, और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसका सटीक जवाब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल पता लग जाए। बिल्कुल ठीक है सर आपने, बिल्कुल ठीक है भार्गव जी आपने कि पीएम मोदी ने सटीक जवाब, करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है लाल किले की प्राचीर से। और संतपाल जी का रुख करूंगा मैं। संतपाल जी, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, क्या ये हमारी इंटेलिजेंस और स्ट्राइक क्षमता का नया स्तर है? जी, सर्वप्रथम आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और सर्वप्रथम मैं उन वीर योद्धाओं को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती को दास्ता की जंजीरों से मुक्त किया। आपका जो प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो प्रिसीजन, पिन पॉइंट स्ट्राइक्स एंड दुश्मन को ये मालूम भी नहीं था कि यहां तक उसका नुकसान हो जाएगा। और हमारे इंडिजियस वेपन जो है उन्होंने बड़ी क्षमता से, और हमारे जवानों ने और मोराल और हमारे देशवासियों ने जो एकजुटता दिखाई, वो अपने आप में अभूतपूर्ण और असाधारण जो है वीरता है, नंबर 1। और पूरे विश्व को ये पता लग गया कि भारत कितने कम समय में आत्मनिर्भरता के साथ कैसे दुश्मन को खत्म कर सकता है, बड़ा सटीक जवाब दे सकता है। ये खौफ हमारे दुश्मन देशों में आ चुका है और हमारे वेपन सिस्टम और हमारा स्ट्रेटेजी, टैक्टिकल और एयर डिफेंस, ये अपने आप में एक अभूतपूर्ण और असाधारण एक वीरता का प्रतीक है जो पूरे विश्व में ये मैसेज गया है। और हमारे वेपन्स के लिए, जो मिसाइल सिस्टम के लिए और भी काफी डिमांड्स आ रही है, हमारे सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रभावी होने के कारण उसको जो है एक्सपोर्ट और विश्वास पहुंच गया है कि भारत का जो वेपन सिस्टम है और जो कंट्रीज है वो इसको हमारे से खरीद रही है, क्योंकि एक स्टिक निशाने पे जो मिसाइल्स हैं वो प्रहार किया है और विजय दिलाई। जी माथुर साहब, पाकिस्तान को खुले मंच से चेतावनी देना, क्या ये भारत की नई डिप्लोमेसी का हिस्सा समझा जाए? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को 2 टूक सुनाई। अभिषेक, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतवर्ष ने अपना परचम, देखिए सबसे बड़ी आवश्यक 4 चीजें हम ऑपरेशन सिंदूर को अभी आपके सामने रखते हैं। 4 चीजें बिल्कुल साफ उभर करके सामने आई हैं। पहली चीज है कि भारत की गजब की शानदार एयर जो पावर है, वो जो कैपेबिलिटी है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की पूरी एयर डोमिनेंस को करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत की इंटेलिजेंस, किस प्रकार से एक्यूरेसी के साथ हमने वहां पर किया। तीसरी चीज, हमने हमारी इंडिजिनस इक्विपमेंट सारा
जिस प्रकार से हमने अपने सारे इंडिजिनस इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करके पाकिस्तान के हजारों ड्रोन के स्ट्राइक्स को एक साथ नकार दिया। और चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सामने नजर नहीं आ रही है, और प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया। भारत की नौसेना की बेहतरीन शक्ति, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल था। तो ये चार चीजें इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह से उभर करके सामने आई हैं, और उसकी वही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री आज लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के माध्यम से उनके जो चाचे मामे हैं अमेरिका, चाइना, सबको साफ शब्दों में उन्होंने बता दिया है कि भारत आज की तारीख में एक श्रेष्ठ भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत है, एक समृद्ध भारत है, एक काबिल भारत है, और वो भारत है जो कि दुनिया में अपनी पहचान रखता है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर भारत बन चुका है। देखिए, अभी सिर्फ आवश्यकता हमें यह है कि हमारे लोग जो अंदर हमारे बीच में हैं वो कहीं ना कहीं इस मेन स्ट्रीम में जब आएंगे अभिषेक, तब आपको पता पड़ेगा कि हमें 2047 का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। 2047 से कहीं पहले हम एक सुपर पावर और एक समृद्ध देश बनकर के सामने आएंगे। हमें सिर्फ एक चीज का यकीन करना है कि हम जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जिस भी कैपेसिटी में कर रहे हैं अभिषेक, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें, और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। ये बात समझ में आएगी, और जब ये भारत का हर इंसान, भारत का हर नागरिक इस बात को आत्मसात करके हर वो काम करेगा जो कि राष्ट्र को बढ़ाने में, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में, सिर्फ सेनाओं का काम ये नहीं है। और ये बात समझ गए हैं हम लोग, और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि 2047 का इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा। हम एक प्रोग्राम उससे पहले करेंगे कि भारत एक समृद्धशाली देश बन गया है। अब तीसरी बात, जिस प्रकार के जो, एक मिनट अभिषेक, जस्ट वन मोर सेकेंड, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट सिर्फ वही दे सकता है जो हारा हुआ है, जिसमें हताशा है, जिसमें निराशा है। अभिषेक, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर के अगर ये कहता है कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा, उससे ज्यादा हताश कोई नहीं है। कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के ये कहता है कि फरारी की रफ्तार से चलती हुई मर्सिडीज तो भारत है और एक बजरी का लड्ढा हम लोग हैं, लेकिन उससे जब एक्सीडेंट होगा तो वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें वो ही करते हैं जो हारे हुए होते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि आप बातें कुछ भी करते रहें, नैरेटिव कुछ भी बिल्ड करते रहें, लेकिन जो सेना लड़ी है, जो सेना के नायक लड़े हैं लड़ाई में, उनको पता होता है कि क्या वो जीते हैं या हारे हैं। उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो कब आएगा? वो तब आएगा जब वो जीतते होंगे। और वो जिस प्रकार का मुजाहरा आपके दो महिला ने किया, सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह ने, ये ताकत दिखाता है, ये दिखाता है कि किस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपकी सेना के अंदर है। तो बिल्कुल माथुर साहब, भारत की ताकत जिस तरीके से आज पूरे विश्व ने देखी है, और पूरा विश्व अब इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से भारत नए आयामों पर पहुंच रहा है। भारत की ताकत जो है वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भी होती जा रही है। दूसरी ओर भार्गव जी, मैं आपका रुख करूंगा, पाकिस्तान को दी गई चेतावनी, ये चेतावनी किस तरीके से आप देखते हैं घुसपैठ के लिहाज से? क्या आपको लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ में कमी आएगी, या इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान की हिमाकत और बढ़ेगी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस तरह की हरकतों से बाज तो नहीं आएगा जी। घुसपैठ उसकी तरफ से होती रहेगी। क्यों? क्योंकि उनके एक नेशनल पॉलिसी है जिसमें तो ने कहा था ना कि 1000 कट्स, तो वो कट लगाना वो चालू रखेंगे, उसमें कोई मुझे शक नहीं लगता है। जिस तरह से अभी भी कश्मीर में या बाकी जगह पर वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक बहुत सस्ता रास्ता होता है, बहुत सस्ता जरिया है। उन्होंने 4 आदमी या 10 आदमी तैयार किए, उनको भेज दिया, उसमें से 5 मर गए, 5 घुस गए, तो वो समझते हैं कि ये भी उनके लिए काफी अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि वो 5 आदमियों के घुसने से हमारी सेना को उनके पीछे भागना पड़ता है,
उनकी जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज हैं या उनकी जो प्लानिंग है उससे निपटना पड़ता है। हमें उसके ऊपर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान को नहीं करना पड़ता है। इसीलिए जब पाकिस्तान ने कुछ नहीं हुआ उससे, तो उसने यही सिस्टम शुरू किया था। मैं 89 की बात बता रहा हूँ, 89 में मैं वहीं पर था कि उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया, उसका मेन पर्पस यही था कि कुछ सौ इनिशियली भेज करके हिंदुस्तान की फौजों को एंगेज कर लिया जाए। तो ये तो उसका रहेगा। बाकी जो घुसपैठिए दूसरे आने वाले हैं, कुछ तो ये इन्फिल्ट्रेटर है जिनको पाकिस्तान भेजता है, कुछ वो हैं जो बांग्लादेश से आते हैं या म्यांमार से होकर के रोहिंग्या आते हैं। मैं समझता हूं शायद उनके ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां के बॉर्डर के ऊपर हालात अभी बदल गए हैं, अंदर भी हालात बदल रहे हैं। जो जिस जगह पर जैसे जो शेड्यूल ट्राइब एरिया वाला है या ट्राइबल एरिया वगैरह, वहां पर काफी इन्फिल्ट्रेशन हुआ, काफी इमिग्रेंट्स आए, आकर के वहां पर बस गए, वहां की लड़कियों से, वहां की औरतों से शादी करी और वहां पर आकर के डेमोग्राफी में बड़ा चेंज किया। लेकिन अभी गवर्नमेंट उस चीज के लिए भी काफी जागरूक है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है। और खासतौर से अभी जब ये SIR का हुआ बिहार में, तो ये चीज अपने आप उभर करके आ गई कि हमारे देश में बहुत से वो इलीगल इमिग्रेंट्स आकर के बैठे हुए जिन्होंने जगह जगह पर कब्जा कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि अभी उसमें भी कमी आएगी। बाकी जो टैक्टिकल नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन है वो अभी भी रहेगा। उसके लिए पाकिस्तान शायद उस चीज को कभी नहीं समझेगा कि इससे उसको कोई इतना फायदा नहीं है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें लगातार जारी रही हैं वो ऐसे ही देखने को मिलेंगी। आगे रुक करूंगा मैं संतपाल जी का। संतपाल जी, जिस तरीके से स्वदेशी जेट इंजन का जिक्र भी पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया, आप किस तरीके से आप देखते हैं रक्षा क्षेत्र को आज के समय में, और कितनी पॉसिबिलिटीज आप मानते हैं कि जेट इंजन भारत में बनता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? जी देखिए, आज जो मोदी जी का नारा है, जो उनके गवर्नमेंट का है, आत्मनिर्भर का नारा है। और आप इंडिजियस वेपन को देखिए, ब्रह्मोस और भी जो मिसाइल सिस्टम है प्लस सैटेलाइट है, वो भी हम आत्मनिर्भर से हमारी डिफेंस फोर्सेस के जो है वो हमने अचीव कर लिए। जेट इंजन जो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज है, हमारा देश सक्षम है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे रिसोर्सेज और जो हमारे वैज्ञानिक हैं टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले, वो हमारा आज एसेट्स है। गवर्नमेंट की बिल है और हम इसको भी सिद्धता से बनाएंगे। क्योंकि आप देखें 99 में जब कारगिल हुआ था तो हमें सैटेलाइट का बड़ा प्रॉब्लम था। हमारे को जो इमेजरी थी, जो रियल टाइम था, वो नहीं था। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर में हम सक्षम है सैटेलाइट सिस्टम से हमारी डिफेंस फोर्सेस को रियल टाइम इंफॉर्मेशन में हम अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो इंडिजियस वेपन है, गवर्नमेंट का ये विजन है, ये पॉलिसी है और हमारे एंटरप्रेन्योर आई है, इनकी मदद से जो है पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे हम लोग इसको अचीव करेंगे। और भारत आत्मनिर्भर बनना बहुत आवश्यक है किसी भी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आपके जो भी हम किसी भी गवर्नमेंट से हम डील करते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, वेपन के जो स्पेयर पार्ट्स है वो नहीं देते हैं। तो ये इसको जो है ओवरकम करने के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एक ठीक पॉलिसी है और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया टारगेट अचीव करेंगे। माथुर साहब, अगर बात भारत को लेकर जिस तरीके से हम कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जिस तरीके से जिक्र किया तमाम चीजों का, अगर दूसरी ओर अगर हम आज के समय में भारत को देखते हैं, जिस तरीके से भारत नए नए आयामों को छू रहा है रक्षा क्षेत्र में, 2014 में जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, करीब करीब जो डेटा कहता है वो ये कि 87% का इजाफा भारत में हुआ। यानी कि एक लंबी छलांग, एक लंबी दूरी भारत ने तय की है रक्षा क्षेत्र में। यानी कि हम इतने आत्मनिर्भर हुए हैं पहले के मुकाबले। अभिषेक, देखिए मैं आपको इस चीज को दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। क्या होता है कि जब आपका जो इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ वेपन सिस्टम्स है वो आपके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी
और नेशनल रिक्वायरमेंट और आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पे आधारित होकर के और फिर सिस्टमेटिक तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, तो वो बात अलग होती है। जब आप देखेंगे, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा इसको समझाने के लिए, कि जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ तो हमें एयरफोर्स में किसी प्रकार के वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी, वो हमारे पास था नहीं। आनन फानन में 10, 15, 20 दिन में जाकर के हमने वो एम्यूनिशन खरीदा, लेकिन उसको जगुआर पे माउंट करने के लिए तो तरीका नहीं था। उसको जब तक हम जगुआर पे माउंट करके उसको इस्तेमाल कर चुके 1-1.5 महीना निकल चुका था। ये बस परिस्थिति इसलिए थी क्योंकि हमने एंटीसिपेट नहीं किया था, हमने ये सोचा नहीं था कि आने वाले समय में हमें किस प्रकार के हथियार का, वेपन सिस्टम का, किस प्रकार के एयरफोर्स का, आर्म्ड फोर्सेस का जरूरत पड़ेगी। अब अंतर जो आया है वो यही आया है कि शुरू से डेवलपमेंट की पहली स्टेज से जो भारत की जो एयरफोर्स के सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं या आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, वो डीआरडीओ के साथ होते हैं। हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये निश्चय करते हैं कि हमें चिनूक भी चाहिए और हमें रफाल भी चाहिए और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और उस हिसाब से हम खरीदते हैं। उसका असर सिंदूर में हमने देखा कि जब हमको सिंदूर में 7 तारीख को 1 घंटे, आधे घंटे में पाकिस्तान को पूरा लेसन दिखाना था, तो जो कि विवेका सिंह अभी कह रही हैं कि 25 मिनट में हमने पूरा अपना एम, उद्देश्य हासिल कर लिया। उसकी वजह यही थी कि उस समय हमारे पास हर वो चीज मौजूद थी जो कि उस उद्देश्य को, उस पॉलिटिको मिलिट्री एम को हासिल करने के लिए आवश्यक थी। हर वो हार्डवेयर मौजूद था। इस वजह से हमने पहले उनकी एयर डिफेंस को सप्रेस किया, उसके बाद हमने उन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को न्यूट्रलाइज किया, और फिर इम्यूनिटी के साथ पाकिस्तान के भीतर जाकर के हमले किए। तो ये मेरा मानना है कि आज की जो इंडिजनाइजेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स हो रहा है वो रिक्वायरमेंट बेस्ड है, वो बेस्ड है इस बात से कि हमें किस चीज की आने वाले युद्ध में, युद्ध किस प्रकार का होगा और उस युद्ध में हमें क्या चाहिए। माथुर साहब, मतलब आने वाली जो सिचुएशन होगी उसको ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों पर काम किया जा रहा है, और इस बीच में आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें। और हमारे सहयोगी ने, संजय शर्मा ने बात की है कृष्णपाल गुर्जर से, केंद्रीय मंत्री हैं। आप सुनिए क्या कुछ कहा इस बातचीत के दौरान उन्होंने। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी साथ में मौजूद है। किशन जी, प्रधानमंत्री जी का क्या संदेश है? कहा जा रहा है कि स्वदेशी पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर स्वदेशी मिशन के लिए उन्होंने आज आह्वान किया है, स्वदेशी बाजार के लिए उन्होंने आज आह्वान किया है, और किशन के सुदर्शन चक्र मिशन को भी उन्होंने 2035 तक पूरा करना है। तो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, और साथ में डेमोग्राफी में जो चेंज ना हो उसके लिए भी कमीशन बनाना है, क्योंकि जब जब देश की डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए देश को चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए मोदी जी ने आज देश के लोगों को आज यहाँ से संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से ही अपने इस दृढ़ संकल्प को दोहराया है कि किसान, इस देश का किसान, इस देश का पशुपालक, इस देश का मछली उत्पादक मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है, और इनके हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। इनके हितों के सामने वो किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि किसानों के हित के खिलाफ कोई समझौता भारत सरकार नहीं करेगी। संजय शर्मा, दैनिक। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। होगा, हमने
तारीख से बिहार के सासाराम से कोर्ट विचार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को मिलकर इसे सफल बनाना है और संविधान को सुरक्षित रखना है। बस मैं इतना कहते हुए अपने शब्द को समाप्त करता हूँ और जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे और कांग्रेस के मुख्यालय से तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल जो है कांग्रेस मुख्यालय पर भी ध्वजारोहण होता है और उसी दौरान की तस्वीर है जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो ध्वजारोहण करते हैं और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ध्वजारोहण किया और हमारे साथ तीनों खास मेहमान भी बने हुए हैं। आर के भार्गव जी का रुख करेंगे सीधे। भार्गव जी, जिस तरीके से लगातार तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने कही नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के बारे में। इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? कैसे समुद्र के अंदर जाकर तमाम चीज़ों को खोजना, इस पूरे मिशन को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जितना भी हमारा लैंड एरिया है जी, इसको एक्सप्लोरेशन बहुत आसान होता है, लेकिन समुद्र जिसे कहना चाहिए कि अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। उसके गर्भ में क्या है, उसमें नीचे क्या है, क्या मिल सकता है, इसका अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ है। और हमारे पास समुद्र की सीमा और समुद्र इतना है कि उसके अंदर जितनी भी संभावनाएं हैं, जो भी हमारे पास वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनको अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो शायद हमारी इकोनॉमी में और मतलब बहुत कुछ ऐड हो जाएगा। आज की तारीख में देखिए, जितने भी दूसरे देश हैं, आप देखिए चाइना सी में किस लिए लड़ाई चल रही है। चाइना सी वहां पर कब्जा चाहता है ताकि वहां पर जो भी उसके पास रिसोर्सेज जो वहां पर अवेलेबिलिटी है, वहां पर नीचे समुद्र के गर्भ में, वो उसको मिल सके। हमारे पास दोनों ही साइड में इतना समुद्र है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी पीछे रिसेंटली खबर आई थी कि अंडमान निकोबार के एरिया में काफी कुछ गैसेस मिले हैं या ऑयल रिजर्व मिले हैं। इसी तरह और भी एरिया है जहां पर हम जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां पर हमें गैस और पेट्रोल की संभावनाएं हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हमारे पास दोनों तरफ यानी 200 किलोमीटर का, 200 नॉटिकल माइल का हमारे पास वो क्षेत्र कहलाता है जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा, जिसके अंदर हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। उसके अंदर की जो भी संपदा है उसके ऊपर हमारा अधिकार होगा। अब हम उसको कितना जल्दी निकाल करके, किस तरह निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देश के भविष्य को आगे बढ़ाएगा, देश के भविष्य को एक डायरेक्शन देगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें और आगे बढ़ते हैं। पर दर्शकों को सुनवाते हैं मुरलीधर मोहोल ने क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान। मंत्री मुरली जी हमारे साथ में। मुरली जी, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, स्वदेशी पर उन्होंने जोर दिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया है, क्या कहेंगे? आज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पे ही जोर दिया है। कहा है कि हर एक आदमी, देश का हर एक नागरिक स्वदेशी पे बात करेगा, स्वदेशी पे आज चिंता करेगा। इसके बाद उन्होंने देश के युवाओं के लिए भी एक बड़ा आज तोहफा दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन जाहिर किया है, जो मुझे लगता है कि देश के रोजगार के लिए बढ़ावा देगा। आज के इनके भाषण में यही है कि हम आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर भारत बनाने में संकल्प करें और मुझे लगता है कि देशवासी उसको साथ दें। भारत में बनी चीजों का यानी कि उपयोग करें लोग, ये भी संदेश दिया प्रधानमंत्री। बिल्कुल वही कहा है उन्होंने कि हम हमारी चीजें ले लें। जैसे कि हर दुकान पे कोई बोर्ड होता था, ऐसे अगर हम लेने वाले बेचने वाले अगर करें कि यहाँ स्वदेशी मांग होता है, स्वदेशी वस्तु यहाँ पे मिलती है, तो ये उन्होंने आज सूचित किया। इसका मतलब यही है, इसका अर्थ यही है कि हम स्वदेशी जो है उसके माध्यम से आत्मनिर्भर हमारा भारत बने, ये संकल्प आज उन्होंने। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल साहब, जिनका कहना है कि स्वदेशी पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़।